मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको उस रात के बारे में बताने जा रहा हूँ जब मैंने चेतावनियों को सुनना छोड़ दिया था। यह सब मेरी दादी के वाराणसी वाले घर से शुरू हुआ, एक ऐसी जगह जहाँ पुरानी चीजें उससे भी पुराने राज छुपाए बैठी थीं। एक घंटी बजती सिर्फ एक बार, साफ और डरावनी, घर के किसी गहरे कोने से। वह आवाज हर गलियारे, हर कमरे में गूंज जाती, जैसे दीवारें खुद कांप रही हों। पहली बार जब मैंने यह सुना तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बस एक पुराना घर बैठ रहा होगा, हवा की आवाज होगी, कुछ भूली बिसरी बात। लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार मुझे एहसास हुआ कि यह किसी रिवाज जैसा था, एकदम वक्त का पाबंद, अपनी इस नियमितता में लगभग समझदार। उन्होंने कहा कि यह घंटी जब से उन्हें याद है तब से ऐसे ही बज रही है, मेरी दादी के यहाँ रहने से भी पहले से, उससे भी पहले से। उन्होंने यह नहीं बताया कि पहले यह घर किसका था, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। उसी पल मैंने तय किया कि मुझे जानना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। उस शाम मैं इंतजार करता रहा। मेरी दीवार पर लगी घड़ी एक सस्ती डिजिटल घड़ी मिनट गिन रही थी। 7:30, 7:40, 7:45। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे वह अपने कानों में सुनाई दे रहा था। जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं तो घर अलग ही लगता है। वह आवाज किसी भी घंटी जैसी नहीं थी जो मैंने पहले सुनी हो, उसमें एक तड़प थी, लगभग मातमी। मैंने एक टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे पैर मेरी हर अंदरूनी आवाज के खिलाफ बढ़ रहे थे, जो चिल्ला रही थी कि रुक जाओ। दूसरी मंजिल ठंडी थी, नामुमकिन हद तक ठंडी, जैसे किसी फ्रीजर में कदम रख दिया हो। मेरी सांसें भाप बनकर दिख रही थीं। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और मुझे सफेद कपड़ों से ढके फर्नीचर की आकृतियां दिख रही थीं, जैसे चलते चलते जमे हुए भूत। मैं गलियारे में और अंदर बढ़ा, एक के बाद एक बंद कमरे को पार करते हुए, जब तक मैं सबसे आखिरी सिरे पर एक दरवाजे तक नहीं पहुंचा। यह दरवाजा अलग था, फीके लाल रंग का था, लगभग सूखे खून के रंग का, और इसके ऊपर कुछ टंगा हुआ था, एक घंटी। मुझे यह दरवाजा अपनी पहले की खोजबीन से याद नहीं था और मुझे यकीन था कि यह यहाँ पहले नहीं था। लेकिन तब तक मैं पुराने घरों के बारे में इतना सीख चुका था कि ऐसी जगहों पर आपकी याददाश्त भरोसे के लायक नहीं रहती। घंटी अब भी हल्के हल्के झूल रही थी, हालांकि मुझे कोई हवा महसूस नहीं हुई थी। आसपास की जमा देने वाली ठंड के बावजूद वह धातु छूने में गर्म थी। जैसे ही मेरी उंगलियां उससे लगीं, घंटी झूलना बंद हो गई। उसके बाद जो खामोशी छाई वो उस आवाज से भी बदतर थी। मैंने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन वह ठंडक बनी रही। घंटी के पीछे का लाल दरवाजा अब मुझे बुला रहा था, उस घंटी से भी ज्यादा जितना कभी वह बुलाती थी। अंदर क्या था? इसे इतनी साफ तरह से निशान क्यों लगाया गया था? हर शाम उस घंटी से इतनी साफ चेतावनी क्यों दी जाती थी? मैंने दरवाजे का हैंडल आजमाया। जैसे ही मैं उसमें से देखने को झुका, मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरा खून जमा दिया। सांसें, लयबद्ध धीमी सांसें, जैसे दरवाजे के उस पार कोई चीज अपनी सांस को मेरी सांस से मिला रही हो। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। मेरी टॉर्च फर्श पर गिर पड़ी। मैं भागा। इसे बताने का और कोई तरीका नहीं है। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा। मेरा दिल मेरे सीने में हथौड़े की तरह चल रहा था और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने कमरे में वापस नहीं आ गया। दरवाजा बंद और हर बत्ती जली हुई। लेकिन रात के 3 बजे जब आप एक ऐसे घर में अकेले होते हैं जिसमें एक घंटी बजती है जिसे ठीक ठीक पता है कि कितना वक्त हुआ है, तब तक खोखला लगता है। जब आखिरकार सुबह हुई तो मैंने एक फैसला किया। स्थानीय अभिलेख घाट के पास एक पुराने पुस्तकालय में रखे थे, जिसकी देखभाल देसाई नाम के एक सेवानिवृत्त इतिहासकार करते थे। जब मैंने अपने घर और उसकी जगह का ब्यौरा दिया तो वे हैरान नहीं दिखे। वे बस उठे और धूल भरी फाइलों के एक हिस्से की ओर चल पड़े और चमड़े से बंधा एक रजिस्टर निकाला। यह घर एक ब्रिटिश अफसर, कर्नल एडमंड ग्रेव्स ने बनवाया था। 1894 की एक इंदराज में फीकी स्याही में बस एक वाक्य लिखा था, घंटी की घटना के बाद घर बंद कर दिया गया। आगे किसी किराएदार की मांग नहीं की गई। मैंने देसाई जी से पूछा कि घंटी की घटना का क्या मतलब है। देसाई जी ने मुझे पुराने अखबारों के अभिलेखों की ओर भेजा, जो वाराणसी संग्रहालय के तहखाने में रखे थे। मैंने पूरी दोपहर माइक्रोफिल्म खंगालने में बिताई, 1890 के दशक के अखबार छानते हुए। गवाहों ने बताया कि उन्होंने उसे ऊपर के एक कमरे में बंद, रोते हुए सुना था। पुलिस बुलाई गई, लेकिन जब उन्होंने कमरा खोला तो वह खाली था, हालांकि उसके जूते फर्श पर पड़े थे, ऐसे सजे हुए मानो उसके पैर बस उनके अंदर से ही गायब हो गए हों। उस रात मैंने 7:47 का इंतजार नहीं किया। मैं जल्दी घर आया और अपनी दादी का सामान खंगाला, वे डिब्बे जो वे पीछे छोड़ गई थीं, अटारी में बंद। उनकी डायरियों में मुझे 1967 की एक इंदिराज मिली, उसी साल की जब उन्होंने यह घर खरीदा था। घंटी हर शाम बिना नागा बजती है। बिक्री से पहले मालिक ने मुझे चेताया था। उसने कहा कि अगर मैंने कभी वह लाल दरवाजा खोला तो मुझे उसे खाली पाकर हैरान नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि घंटी एक चेतावनी है ताकि दरवाजा बंद रहे। तो मैं यही करूंगी। मेरी दादी उस घर में 63 साल तक रही और कभी वह दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने हर एक दिन उस चेतावनी को निभाया। मैं डरा हुआ था,
लेकिन अब मैं कुछ और भी था। मैं इस तरह उत्सुक था कि वह डर पर हावी हो गई थी। मेरी दादी ने चेतावनी का सम्मान किया था क्योंकि उन्हें एक स्थापित रहस्य वाला घर विरासत में मिला था, लेकिन मैं अलग था। मैं पहला मालिक था जिसने सक्रिय होकर घंटी के पीछे की कहानी ढूंढी थी। मैं लोहा लाया, पुराना अंधविश्वास, लेकिन सही लगा। मैं जो कुछ मिलता उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लाया और मैंने इंतजार किया। 7:47 बजे घंटी हमेशा की तरह बजी, लेकिन इस बार मैं नहीं कांपा। वह चाबी यूं ही पड़ी हुई नहीं थी। अगर इतना आसान होता तो मैं अब तक ढूंढ चुका होता, लेकिन मैं सीख चुका था कि पुराने घरों का अपना तर्क होता है। चीजें अक्सर आंखों के सामने ही छिपी होती हैं, उन जगहों पर जो सबसे कम अहम लगती हैं। मैंने घंटी को और ध्यान से देखा, अपनी उंगलियां उन नक्काशियों पर फिराते हुए। मुझे 1 घंटा ढूंढने में लगा, लेकिन आखिरकार वो मुझे मेरी दादी के कमरे में एक साइड टेबल की दराज में छुपी मिली। एक पुरानी पीतल की चाबी, छोटी और बारीक नक्काशीदार, जिसकी मूठ पर वही गोल नमूना खुदा था। उसे पकड़ना ऐसा लगा जैसे मैं कोई ऐसी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ जिसे मैं पूरी तरह समझता भी नहीं। मैंने उस रात चाबी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं उसे लेकर बैठ गया और सोचने की कोशिश की। घंटी हमेशा की तरह 7:47 बजे बजी, लेकिन अब वो मुझे अलग सुनाई दी, चेतावनी जैसी कम और एक गुहार जैसी ज्यादा। एक पुकार, एक विनती। सवाल ये नहीं रहा कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा या नहीं, बल्कि यह कि कब। और मैंने अगली शाम चुनी, जो इत्तेफाक से शुक्रवार 13 तारीख निकली। फैसला कर लेने के बाद ही मेरी नज़र तारीख पर पड़ी, और जब पड़ी तो मैंने अपना इरादा नहीं बदला। मेरा कोई हिस्सा जानना चाहता था कि इसका क्या मतलब है। शुक्रवार दमघोंटू गर्मी के साथ आया, मौसम के हिसाब से अजीब, घुटन भरा। हवा खुद गाड़ी लग रही थी, जैसे मेरी मौजूदगी का विरोध कर रही हो। मैंने पूरा दिन एक धुंध में बिताया, अपने काम की रस्म निभाते हुए, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह आने वाली शाम पर लगा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैंने फिर से खुद को तैयार किया। जो मैं देखने जा रहा था उस पर वैसे भी कोई यकीन नहीं करता। जब 7:45 हुआ, मैं पहले से ही दूसरी मंजिल पर था, लाल दरवाजे के सामने खड़ा। घंटी मेरे सिर पर डेमोक्लिस की तलवार की तरह लटकी थी। दरवाजा बिना उस चरमराहट के सहजता से खुल गया जिसकी मुझे उम्मीद थी। अंदर कोई कमरा नहीं था, वह एक विस्तार था। यह फर्क मायने रखता है क्योंकि कमरे की दीवारें होती हैं, छत होती है, सीमाएं होती हैं, और इन घेरों के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। वह नौजवान थी, सफेद साड़ी पहने हुए, जो शायद 2 सदी पहले सफेद रही होगी, अब किसी गहरी चीज से सनी हुई। उसका चेहरा पीला था, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें मेरी आंखों पर इतनी तीव्रता से टिकी थी कि मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। जब वो बोली तो उसकी आवाज उसके मुंह से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से ही आई, फर्श की टाइलों से, अंधेरे से, एक ऐसी आवाज जो एक ही वक्त में हर दिशा में मौजूद थी। तुम्हारे पास चाबी है, उसने कहा। 63 साल तुम्हारी दादी ने इसे रखा और इस्तेमाल नहीं किया। वो मेरी ओर बढ़िया, शायद मैं उसकी ओर बढ़ा। हमारे बीच का फासला खुद ब खुद सिमटता जा रहा था। जैसे जैसे वो पास आई, मैंने देखा कि उसकी साड़ी खून से सनी थी और उसके पैर टाइल वाले फर्श को पूरी तरह छू नहीं रहे थे। मेरा नाम लक्ष्मी था, उसने कहा। कर्नल मुझे यहाँ लाया जब मैं जवान और खूबसूरत थी। दरवाजे के ऊपर घंटी अब लगातार बज रही थी, किसी बेचैन प्रार्थना जैसी आवाज। लक्ष्मी अपनी कहानी सुनाती रही और पास आती रही। उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया क्योंकि उसने कहा कि वह मेरी खूबसूरती को दुनिया के साथ नहीं बांट सकता। उसने कहा कि यह प्यार है। हर दिन वह आता और मेरे साथ बैठता, और हर रात वह चला जाता और दरवाजा बंद कर देता, क्योंकि यह कमरा, देखो, एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां जिंदा दुनिया पूरी तरह पहुंच नहीं सकती। 7 दिन और 7 रातों के बाद मेरा दिमाग पत्थर पर गिरे कांच की तरह टूट गया। मैंने सांस लेना बंद कर दिया, लेकिन मैंने इंतजार करना बंद नहीं किया। मैंने अस्तित्व में रहना बंद नहीं किया। वह रुकी और उसकी खोखली आंखें भयानक मकसद के साथ मेरी आंखों पर टिक गईं। जिस पल उसके हाथ ने मेरे हाथ को छुआ, मैं समझ गया। यह परंपरागत मायने में कोई भूत की कहानी नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा पेचीदा चीज थी। घंटी 127 साल से बज रही थी, और हर बजना एक धड़कन थी जो उसे अस्तित्व से बांधे रखती थी। उस स्पर्श में मैंने सब कुछ महसूस किया, उसकी कैद की हर रात, उसकी हताशा का हर पल, उसके इंतजार का हर साल। यह डूबने की तरह मुझ में भर गया। मैं हाँफ पड़ा और मेरी मोमबत्ती जमीन पर गिर गई, लेकिन वह बुझी नहीं। जब मैं होश में आया तो मैं लाल दरवाजे के बाहर फर्श पर पड़ा था। दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन लक्ष्मी चली गई थी। अंदर का अंधेरा छंट चुका था, और कोई नामुमकिन विस्तार नहीं, बल्कि एक साधारण खाली कमरा दिख रहा था, इतना खाली कि मैं सामने की दीवार देख सकता था, सादी और सफेद। उठते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। घंटी अब नहीं बज रही थी। घर इस तरह खामोश था जैसा मेरे आने के बाद से कभी नहीं हुआ था। उसी पल मैं अपने सामने खड़े विकल्प को समझ गया। मैं दरवाजा बंद करके ताला लगा सकता था और दिखावा कर सकता था कि मैंने इसे कभी खोला ही नहीं। मैं रसोई में गया और एक बंद दराज में पुराने कागजात मिले, बैनामे, चिट्ठियां, वह सब कुछ जो मेरी दादी ने घर के बारे में छुपा कर रखा था।
उनमें कर्नल की अपनी हस्तलिपि में एक चिट्ठी थी, जो भी इस सच को पाए के नाम संबोधित थी। लेकिन अपने आखिरी साल में जब उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, तो उसे यकीन हो गया था कि वह खास तौर पर अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए ही मर रहा है। उसका मानना था कि अगर कोई उसकी पूरी कहानी अपनी मर्जी से सुन ले और उसे झेल जाए, तो उसके पास उसे आज़ाद करने की शक्ति होगी। मैं अपनी दादी के घर की उस रसोई में खड़ा था, एक पागल का इकबालनामा थामे, आखिरकार समझते हुए कि यह घंटी इन सब सालों से किसके लिए पुकार रही थी। वह एक गवाह के लिए पुकार रही थी। मैं आधी रात को लाल दरवाजे पर लौटा। इस बार मैं तैयार था। मैंने अपनी खोजबीन से लक्ष्मी के बारे में जो कुछ भी जाना था, सब लिख लिया था। उसका पूरा नाम, उसका गांव, उसका कुल नाम, मरते वक्त उसकी उम्र। और मैं उससे बोला। मैंने उससे कहा कि उसकी कहानी मायने रखती है, कि उसके दुख की गवाही दी जा चुकी है, कि उसका इंतजार खत्म हो गया है। मुझे सही शब्द नहीं आते थे, कैसे आते, लेकिन मैं सच्ची पीड़ा और सम्मान की जगह से बोल रहा था। एक अकेला, मुकम्मल सुर जिसमें कृतज्ञता भरी लग रही थी। उस रात के बाद घंटी फिर नहीं बजी। मैं हफ्तों इंतजार करता रहा, हर शाम 7:40 से 8:00 तक दूसरी मंजिल पर बैठा, लेकिन खामोशी टिकी रही। बाद में मुझे श्रीमती शर्मा से पता चला कि मोहल्ले के लोगों ने भी यह बदलाव महसूस किया था। वह घुटन भरा एहसास जो इतने अरसे से घर पर मंडराता था, छंट चुका था। मैंने लाल दरवाजा 3 दिन रात खुला रखा, इस सूरत में कि लक्ष्मी को कोई रास्ता या मुक्ति चाहिए हो, लेकिन और कुछ नहीं आया। चौथे दिन मैंने कमरे को अच्छी तरह साफ किया और बस दरवाजा खुला छोड़ दिया। एक कमरा जिसने इतने अरसे एक भूत को थामे रखा हो, उसे फौरन दोबारा बंद नहीं करना चाहिए। मुझे उस कमरे में चीजें दिखने लगीं, कहीं से प्रकट होती हुई नहीं, बल्कि वे चीजें जो मैंने खुद वहां रखी थी और किसी तरह भूल गया था कि मैंने रखी थी। मेरी दादी की एक तस्वीर, जवानी के दिनों की, बचपन में लिखी मेरी एक डायरी की इंदराज, मेरी माँ के पुराने गहने। मैंने तुरंत कड़ियाँ नहीं जोड़ी। डायरी की जो इंदराज मुझे कमरे में मिली, वह वही थी जो मैंने 10 साल की उम्र में लिखी थी, एक बुरे सपने के बारे में जो मुझे आया था। मेरी दादी की तस्वीर उस साल की थी जब मैं पैदा हुआ था। उसमें वे नीचे देखती हुई एक निजी गम के भाव के साथ कैद थीं। मैं इन्हें सचमुच भूल चुका था जब तक ये उस जगह मेरे सामने प्रकट नहीं हुई। उसी पल मुझे एक बात समझ आई जिसने मेरा खून जमा दिया। लक्ष्मी अब सिर्फ घर में नहीं भटक रही थी, या बेहतर कहें, वह एक अलग तरीके से भटक रही थी। लाल कमरा जिंदों की दुनिया और किसी और चीज के बीच एक दहलीज बन गया था। मेरे घर आने वाला हर शख्स अजीब पल महसूस करने लगता जब वह कोई ऐसी चीज पा लेता जिसे वह खोया हुआ समझता था, या कोई ऐसी बात याद कर लेता जिसे वो भूलने की कोशिश कर चुका था। एक चचेरे भाई ने, जो मिलने आया था, शिकायत की कि उसे वे चिट्ठियां मिली जो उसने किसी ऐसे को लिखी थी जिसे वह खो चुका था। उन्हें अपने ही हाथ से लिखा हुआ, बिना याद किए, उस कमरे की मेज पर प्रकट हुई। वह इंसानी गम की संग्राहक बन गई थी। लाल कमरा उन सब तकलीफों का भंडार बन गया था जिन पर लोग खुलकर शोक नहीं मना सकते थे, उन सब नुकसानों का जिन पर कभी ठीक से मातम नहीं हुआ था। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह धमकाने वाला या दुर्भावना से भरा नहीं था, यह लगभग दयालु था। लेकिन सच में वह जो कर रही थी, वह यह था कि इस घर को एक ऐसी जगह बनने के लिए तैयार कर रही थी जहां हर पीड़ा की गवाही दी जा सके। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया, इसलिए नहीं कि मैं डरा हुआ था, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरकार समझ गया था कि जब लक्ष्मी ने मेरा हाथ छुआ था तो वह क्या मांग रही थी। वह मुझसे कह रही थी कि मैं एक बहुत खास तरह की उदासी का रखवाला बनूं, और यह जिम्मेदारी सिर्फ बढ़ती ही जाती, जैसे जैसे और लोग आते, जैसे जैसे कमरा मशहूर होता, जैसे जैसे घर की शोहरत फैलती। मुझे एहसास हुआ कि मैं वह शख्स नहीं बन सकता जिसकी इस घर को जरूरत थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के भूतों का मातम मनाते हुए नहीं बिता सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं यह जिम्मेदारी किसी ऐसे को सौंप रहा हूँ जो इसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह उठा सके। जाने से पहले मैंने एक आखिरी काम किया। मैंने स्थानीय अखबार में एक इश्तिहार दिया जिसमें इस संपत्ति के लिए एक स्थायी देखभाल करने वाले और आगे चलकर मालिक की तलाश थी। इश्तिहार का जवाब देने वाली शख्स 3 हफ्ते बाद आई। वह 60 की उम्र की एक महिला थी, नाम माधुरी, एक सेवानिवृत्त समाज सेविका जिन्होंने 20 साल पहले एक घर में लगी आग में अपना पूरा परिवार खो दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है शायद वे दूसरों के भूतों को पनाह देने के लिए ही बनी हैं, क्योंकि उनके अपने भूत तो कभी पूरी तरह उन्हें छोड़कर गए ही नहीं। मैंने घर माधुरी को सौंप दिया और उसी दिन शहर छोड़ दिया। 5 साल तक मैं वाराणसी नहीं लौटा, न घर के बारे में पूछा, न यह कि उसका क्या हुआ। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि वह एक भ्रम था, तनाव था, गम का किसी अलौकिक अनुभव के रूप में सामने आ जाना था। लेकिन अजीब बात यह है कि एक बार जब आपको किसी आम से परे चीज ने छू लिया हो, तो आप कभी पूरी तरह आम में नहीं लौट सकते। मैं सड़कों पर चलता और कभी कभी उस पल की एक गूंज महसूस करता जब लक्ष्मी के भूत के हाथ ने मेरे हाथ को छुआ था। फिर घर माधुरी को सौंपने के ठीक 5 साल बाद उसी तारीख को मुझे एक चिट्ठी मिली। वह कई पतों से होती हुई मुझ तक पहुंची थी, जैसे किसी अदृश्य निशान का पीछा कर रही हो।
अंदर एक तस्वीर थी और हस्तलिपि का एक अकेला पन्ना। तस्वीर में लाल दरवाजा था, लेकिन अब वह अलग था। लेकिन घर पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ है। अब लोग आते हैं, वे बिना मतलब के ही किसी तरह यहाँ अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लाल कमरे की तलाश में। उनमें से कुछ को अंदर वो मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत है, कुछ को वो मुझ में मिलता है, उस रखवाली में जिससे वे दरवाजे पर मिलते हैं। मैं घंटी बन गई हूँ, अर्जुन। यह अब भटकन की जगह नहीं, बल्कि चंगाई की जगह है। और मैं तुम्हें यह बताने के लिए लिख रही हूँ कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। चिट्ठी की आखिरी पंक्ति थी, लाल दरवाजे ने इस शहर में 6 और दरवाजे खोल दिए हैं, अर्जुन। ऐसे कमरे जिनके बारे में लोगों को नहीं पता था कि वे उनके अपने घरों में मौजूद हैं। ऐसी जगह जहाँ उनके अपने भूत इंतजार कर रहे हैं। मैं उन सब की गवाह नहीं बन सकती। क्या तुम बनोगे? घंटी 5 साल से नहीं बजी थी, लेकिन वो फिर भी बज रही थी, लोगों के बीच की जगहों में बजती हुई, उस जिंदगी और उस जिंदगी के बीच के फासलों में जिसकी उनके गम ने मांग की थी। मैंने सोचा था कि मैं इससे बस मुंह मोड़कर चल सकता हूँ, लेकिन घंटी एक बार जब वह आपको पुकार ले तो कभी सचमुच पुकारना बंद नहीं करती। आप दूसरे शहर जा सकते हैं, दूसरी जिंदगी बना सकते हैं, किसी और से प्यार कर सकते हैं, लेकिन कहीं गहरे भीतर आप हमेशा 7:47 बजे उसी गलियारे में खड़े रहेंगे, घंटी के बजने का इंतजार करते हुए। मैं फौरन वाराणसी नहीं लौटा, बल्कि मैंने उन दूसरे घरों पर खोजबीन शुरू की जिनका माधुरी ने जिक्र किया था। कुछ कभी खुले ही नहीं थे, ऐसे दरवाजे जो मौजूद तो थे पर जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता था, सही चाबी वाले सही इंसान के इंतजार में। मैं गवाहों के एक उस जाल का हिस्सा बन चुका था जिसे लक्ष्मी ने 127 साल पहले शुरू किया था। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वह है जो मैंने उसके बाद के सालों में खोजा है, और जो मैं लाल दरवाजों की प्रकृति के बारे में समझ पाया हूँ। हर एक अनोखा है, हर एक में एक अलग भूत है, हर एक की अपनी भयानक कहानी है, लेकिन वे सब आपस में जुड़े हैं। कर्नल ने इसे अपने अपराध बोध और लक्ष्मी के प्रति अपने जुनून से शुरू किया था, लेकिन उसका बंधन इतना ताकतवर था, इतना सच्ची पीड़ा और टेढ़े प्यार से भरा हुआ कि उसने एक नमूना बना दिया, उसने एक सांचा बना दिया। मैंने 2 साल वह इंसान बनकर बिताए जो एक लाल कमरे से दूसरे लाल कमरे जाता था, मरे हुओं की कहानियों का गवाह बनता, उनके इतिहास दर्ज करता, उन्हें वह पहचान देता जो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिली। यह थका देने वाला था, यह आत्मा को इस तरह निचोड़ देने वाला था जैसा कोई जिंदा काम कभी नहीं हो सकता। हर भूत मुझसे थोड़ी अलग चीज मांगता, कुछ चाहते थे कि उनकी कहानियां लिख दी जाएं, कुछ चाहते थे कि उनका सामान ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो उसकी कद्र करें, कुछ बदला चाहते थे और मुझे उन्हें कोमलता से मना करना पड़ता। एक भूत बस एक बच्चे की तरह गोद में लिया जाना और अंधेरे में दिलासा दिया जाना चाहता था, और इसलिए मैंने वही किया। अपनी बाहें एक ऐसी मौजूदगी के इर्द गिर्द लपेटे जिसे मैं सिर्फ महसूस कर सकता था, देख नहीं सकता था, और हम उस नामुमकिन विस्तार में एक साथ रोए। लेकिन आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि इसे कायम नहीं रखा जा सकता। एक जिंदा इंसान मरे हुओं का स्थायी रक्षक नहीं हो सकता। बोझ जमा होता जाता है, कहानियां आपके दिमाग में एक दूसरे में घुलने लगती हैं। अब भूलने लगते हैं कि किस भूत ने आपको क्या बताया था, कौन सा घाव किसका था, कौन सा अन्याय किस इंसान का है। 2 साल बाद मैं शारीरिक रूप से बीमार था, आत्मा से खाली, साधारण दुनिया में मौजूद रहने भर के लायक बमुश्किल। मैं अपने छपाई के काम पर जाता और महसूस करता जैसे मैं नींद में चल रहा हूँ। मैं खाना खाता और कोई स्वाद नहीं आता। मैं दोस्तों से बात करता और अपने ही शब्द किसी दूरी से सुनता। आखिरकार माधुरी ने ही दखल दिया। वे एक सुबह मेरे फ्लैट पर आईं और मुझे वापस वाराणसी ले गईं। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, न ही कहा कि मैंने कोई गलती की है। उन्होंने बस कहा, तुमने अपनी भूमिका को गलत समझा अर्जुन। तुम भूतों को ढोने के लिए नहीं बने हो, तुम गवाह बनाने के लिए बने हो। माधुरी लाल कमरे पर लोगों को कबूल कर रही थी, ऐसे लोग जो अपने खुद के भूतों की तलाश में आते थे, ऐसे लोग जिन्होंने किसी को खोया था और कभी ठीक से शोक नहीं मनाया था। उन्होंने सीख लिया था कि कमरा जिंदों और मुर्दों के बीच मुलाकातें करा सकता है, लौकिक मायने में नहीं, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक मायने में। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो अब भी मुझे सताता है, वह हिस्सा जिसे मैंने कभी पूरी तरह पचाया नहीं। माधुरी मुझे उस दिन दूसरे लाल दरवाजों में से एक के पास ले गई, पुश्तैनी घर वाले मुख्य दरवाजे के पास नहीं, बल्कि शहर के पार एक इमारत वाले के पास। याद में नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज में। यह मेरा बचपन का शयन कक्ष था, लेकिन गलत दीवारें बहुत ऊंची थी, खिड़की बहुत छोटी थी, और कोने में एक आकृति बैठी थी जिसके बारे में मैंने 20 साल से नहीं सोचा था। यह मेरा भाई था। मुझे कभी उसका ठीक से शोक मनाने की इजाजत नहीं मिली थी। मेरे माँ बाप फौरन आगे बढ़ गए थे, कभी उसका जिक्र नहीं किया। उसकी गैरहाजिरी को भुला देने वाली चीज की तरह बढ़ता। उसने एक बच्चे की आंखों से मेरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने वो महसूस किया जो उसने महसूस किया, सालों के पार ढोया हुआ किसी अनुत्तरित प्रार्थना की तरह। वह जिंदगी और मौत के बीच की उस जगह में इंतजार करता रहा था, उस कमरे में जो हर इंसान का अपना निजी नुकसान का कक्ष है।
वह अपने बड़े भाई के आने का इंतजार करता रहा था कि वह आकर यह स्वीकारे कि वह अस्तित्व में था, कि उसकी मौत मायने रखती थी, कि उसे सिर्फ इसलिए भुला नहीं दिया गया कि उसे परिवार की सजग याद से मिटा दिया गया था। मैं उसके लिए रोया, एक बच्चा जो बहुत कम उम्र में चला गया। मैं अपने माँ बाप के लिए रोया, ऐसे लोग जो नुकसान से टूट गए थे और इतने घायल थे कि अपने बचे हुए बेटे को शोक मनाना सिखा न सके। जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मैं लाल दरवाजों का सबसे गहरा सच समझ गया। उनमें भूत नहीं भटकते, उनमें गम भटकता है, और गम ऐसी चीज है जो हर इंसान ढोता है। कर्नल का बंधन का अनुष्ठान, लक्ष्मी के प्रति उसका जुनून, पहले लाल कमरे का उसका निर्माण, इसने कोई अलौकिक चीज नहीं बनाई, इसने एक इजाजत बनाई। जिंदों को आखिरकार उस चीज का शोक मनाने की इजाजत जिसे भूलना उन्हें सिखाया गया था। जो घंटियां बजती हैं वे उन जगहों पर बजती हैं जहां प्यार और नुकसान मिलते हैं, जहां चाहत और पीड़ा का फर्क मिट जाता है, जहां गहरे जुड़ाव का एक पल भयानक नुकसान का भी पल हो सकता है। मैंने माधुरी से पूछा कि आगे क्या होगा। वे मुस्कुराई और कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, कुछ नहीं और सब कुछ। लाल दरवाजे वहां वहां प्रकट होते रहेंगे जहां ऐसा गम है जिसकी गवाही नहीं दी गई। वे वहां बजते रहेंगे जहां ऐसा नुकसान है जिसे स्वीकारा नहीं गया। तुम वे जगह बनाने के लिए बने हो जहां दूसरे आखिरकार खुद को ढो सकें। तब मैं समझ गया कि मुझे क्यों चुना गया था। इसलिए नहीं कि मैं खास था, बल्कि इसलिए कि मैं सही तरह से टूटा हुआ था। उसके बाद के सालों में मैंने माधुरी के साथ मिलकर बाकी लाल दरवाजों को व्यवस्थित ढंग से खोलने का काम किया, जिंदों और उनके अपने भूतों के बीच मुलाकातें कराने में मदद की, और वे भूत जाहिर है वही नुकसान और गम थे जिनका शोक मनाने की उन्हें कभी इजाजत नहीं मिली थी। कुछ में उन लोगों की रूहें थी जिनका कत्ल हुआ था, जिनकी कहानियां कभी सुनाई नहीं गईं। और हर मामले में दरवाजा खोलने का, गम की गवाही देने का, जिंदा इंसान को उस चीज का शोक मनाने देने का काम जिसे वह आगे बढ़ जाने लायक समझता था, इसने जिंदा और मुर्दा दोनों को बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा कुछ और भी होने लगा। हर बार जब एक जिंदा इंसान उन लाल कमरों में से एक में किसी मुर्दे का पूरी तरह शोक मनाता, हर बार जब किसी नुकसान को ठीक से स्वीकारा जाता, तो खुद घर में कुछ बदल जाता। नए दरवाजे प्रकट होते, नए कमरे साकार होते। यह गम और चंगाई की एक भूल भुलैया बन गया, एक ऐसी जगह जो सामान्य दुनिया से कुछ हद तक बाहर मौजूद थी, जहां जिंदों और मुर्दों के बीच की सीमा और पतली और छिद्रित होती गई। लोग हमें ढूंढने लगे इश्तिहारों या मुहजबानी से नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी पुकार के जरिए जो घंटियां रचती हैं। वाराणसी लौटने के 5 साल बाद मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसे मैं कभी खुद को पूरी तरह तर्कसंगत नहीं ठहरा पाया। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं कैद था, मैं जब चाहता तब जा सकता था, बल्कि इसलिए कि मेरी मौजूदगी घर की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन गई थी। अपने मरे हुए भाई बहनों की गवाही देने आए बच्चे मेरी मौजूदगी में ज्यादा शांत लगते। अपने खोए हुए बच्चों का मातम मनाने आए माँ बाप को जब यह दिखता कि घर का रखवाला एक और इंसान जिसने अपना भाई खोया था उनकी पीड़ा समझता है, तो उन्हें इजाजत ज्यादा आसानी से मिलती लगती। अब मुझे ठीक से नहीं पता कि यह कब हुआ, धीरे धीरे या अचानक, हफ्तों में या सालों में, लेकिन मुझे एहसास होने लगा कि मैं बदल रहा हूँ। आईनों में मेरा अक्स कम ठोस होता गया। मैं खुद पर नजर डालता और पारदर्शी आकृतियां देखता। जो मैं था उसके भूतिया रूप। लेकिन मैं डरा नहीं, जैसे मैं अपनी इंसानी सीमाओं से परे कुछ बन रहा हूँ, कुछ ऐसा जो एक ऐसी जगह में मौजूद रहने के ज्यादा लायक हो, जो कुछ हद तक जिंदों की और कुछ हद तक मुर्दों की थी। माधुरी ने भी इसे देखा, लेकिन उन्होंने इस पर कभी टिप्पणी नहीं की, और मैं अपना काम करता रहा, जो अब करने से कम और बस होने से ज्यादा हो गया था। घर में एक मौजूदगी, एक चेतना जो जिंदगी और मौत दोनों को समझती थी, क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनता जा रहा था। मुझे लगता है आपको यह बताना जरूरी है कि घंटी का क्या हुआ। वह असली घंटी जो गलियारे में लाल दरवाजे के ऊपर लटकी थी, जो 127 साल तक हर शाम ठीक 7:47 बजे बजी थी, वह बदल गई। एक दिन माधुरी उसे मेरे पास लाई। उन्होंने कहा कि उसने किसी एक खास जगह पर मौजूद रहना बंद कर दिया है। कभी वह किसी शोक में डूबी माँ के हाथों में प्रकट हो जाती, और वह उसे खुद बजाकर अपने मरे हुए बच्चे की रूह को बुला सकती। भी वह किसी कमरे के उस कोने में प्रकट हो जाती जहां कोई विधुर बैठा होता, और वह एक बार बचकर उसके इनकार को तोड़ देती और आखिरकार आंसुओं को आने देती। आने वाले कभी कभी मुझसे पूछते कि यह घर क्या है। वे देख सकते थे कि यह बाकी जगहों जैसा नहीं है, हालांकि वे हमेशा यह नहीं बता पाते कि क्यों। कुछ सोचते कि यह एक मजार है, कुछ सोचते कि यह आत्मिक घावों का अस्पताल है, कुछ सोचते कि यह कोई मठ या मंदिर है। माधुरी और मैं उन्हें कभी सुधारते नहीं। यह बस एक ऐसी जगह है जहां अनदेखे मुर्दों की गवाही दी जा सके, जहां बिना मातम वाले नुकसान का मातम मनाया जा सके, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जगहों में बजने वाली घंटियां आखिरकार सुनी और समझी जा सके। एक ऐसी जगह है जिसे साधारण दुनिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है, और इसका होना ही एक रहम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नल का क्या हुआ, क्योंकि कहानी का यही हिस्सा है जिसे समझने में मुझे सालों लगे। घर की अपनी एक खोजबीन के दौरान
मुझे एक ऐसा दरवाज़ा मिला जो मैंने पहले नहीं देखा था। वह लोहे का बना था, जंग खाया और ठंडा, और घर के सबसे पुराने हिस्सों से भी पुराने एक ताले से बंद था। यह कमरा एक अकेली चीज को छोड़कर खाली था। एक आदमी की डायरी फर्श पर खुली पड़ी हुई इंदिराजे कर्नल की हस्तलिपि में थी और वे दशकों तक फैली थीं। उन डायरियों को पढ़ते हुए मैंने पूरी भटकन के बारे में अपनी समझ में कुछ बदलता महसूस किया। कर्नल कोई दुर्भावना से भरी ताकत नहीं था जो बुराई से लाल दरवाजे बना रहा था। वह एक टूटा हुआ आदमी था जो उन्हें प्यार के उसी इकलौते ढंग से बना रहा था जिसे वह जानता था, मालिकाना, हताश, जुनूनी। एक अजीब तरीके से वह पहला गवाह था, पहला जिसने समझा कि किसी नुकसान को पूरी तरह स्वीकारना और उस ज्ञान को हमेशा के लिए ढोना किसे कहते हैं। माधुरी ने मुझे उस लोहे के कमरे में पाया, मेरे चेहरे पर आंसू बहते हुए। उन्होंने नहीं पूछा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने सोचा कि कहानी यही खत्म हो गई, कि मैंने आखिरी रहस्य खोज लिया था, कि अब और कोई परत खोलने को नहीं बची थी। लेकिन मैं अब भी इंसान से कुछ और बनता जा रहा था, अब भी धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था, अब भी खुद घर में घुलता जा रहा था। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब है। मैंने उनसे समझाने को कहा। उन्होंने मेरा पारदर्शी हाथ अपने ठोस हाथ में लिया और मुझे घर के सबसे ऊंचे हिस्से में ले गई, एक ऐसे कमरे में जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बावजूद कि मैं हर गलियारे में चल चुका था और हर सीढ़ी चढ़ चुका था, उन नामुमकिन सीढ़ियों के सिरे पर मौजूद कमरा वैसा नहीं था जैसी मुझे उम्मीद थी। वो पीतल की घंटी नहीं जो चंगाई के औजार में बदल गई थी, बल्कि एक और घंटी जो काली थी, या शायद काली नहीं बल्कि रंग की गैर मौजूदगी, एक प्रति घंटी। माधुरी ने कहा, यह असली घंटी है अर्जुन, वह जो कर्नल के इसके बारे में सुनने से पहले बजती थी, लक्ष्मी के इसे सुनने से पहले। मैंने माधुरी से पूछा कि जब वह घंटी बजेगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा, तुम अगले रक्षक बनोगे, घर के नहीं बल्कि उसके बाद जो आता है उसके। मैं समझ गया कि मेरे साथ जो हुआ वह कोई श्राप नहीं था, ठीक ठीक नहीं, यह एक बुलावा था, उस तरह जैसे कुछ लोगों को पुरोहिती या सेवा के लिए बुलाया जाता है। मैंने पूछा कि क्या मुझे डरना चाहिए। माधुरी मुस्कुराई और बोली, जब मेरा वक्त आया तो मैं डरी थी, लेकिन मुझे यह स्वीकारने में सालों मिले कि मैं अब क्या हूँ। मैं उस तरह जिंदा नहीं हूँ जैसी पहले थी, लेकिन मैं मरी हुई भी नहीं हूँ। यह कर्नल के मौजूद होने से भी पहले से घूम रहा है। उसने सोचा कि वह कुछ नया रच रहा है, लेकिन वह बस किसी बहुत पुरानी चीज का हिस्सा बन रहा था, और मैं इस वक्त यही खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी घंटी बजने में और कितना वक्त है, महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं। मैं घर की देखभाल करता रहता हूँ, दरवाजे खोलता रहता हूँ, जिंदों और उनके मुर्दों के बीच मुलाकातें कराने में मदद करता रहता हूँ। उनमें से एक, प्रिया नाम की एक नौजवान महिला में वही कायांतरण के लक्षण दिखने लगे हैं जिनसे मैं गुजरा था। मैं उसे और पारदर्शी होते, घर के ढांचे में और घुलते देखता हूँ। जल्द ही वह गोल कमरे की सीढ़ियां चढ़ेगी और वह समझेगी जो माधुरी ने मुझे बताया था। मैं इस कहानी को यह बताकर खत्म करना चाहता हूँ कि मैंने गम और भटकन और लाल दरवाजों के बारे में क्या सीखा है। गम, सच्चा गम, ऐसी चीज नहीं है जिस पर काबू पाया जाए या जिसे पीछे छोड़ा जाए या जिससे ऊपर उठा जाए। जब हम ऐसा करने से इनकार करते हैं, जब हम अपने नुकसानों को छुपाते हैं, जब हम दिखावा करते हैं कि हमारे मुर्दे मायने नहीं रखते थे, जब हम पीछे छूट गई चीज को स्वीकारे बिना आगे बढ़ते हैं, तभी भूत हताश हो जाते हैं, तभी वे घंटियां बजाते हैं। और यह घर, यह नामुमकिन घर जो सामान्य दुनिया से कुछ हद तक बाहर मौजूद है, दुनिया की यह कोशिश है कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां आखिरकार वह गवाही दी जा सके। मुझे नहीं पता कौन इस कहानी को पढ़ेगा या इसके इस वर्णन को सुनेगा। शायद यह आपको पूरी तरह कल्पना लगे, डराने या मनोरंजन के लिए बनाई गई एक भूत की कहानी। शायद यह आपको एक रूपक लगे, इंसानी मन और सदमे से निपटने के उसके ढंग का वर्णन। ये सारी व्याख्याएं सही हैं। यह घर इन सब स्तरों पर एक साथ मौजूद है। यह एक इमारत है और यह एक प्रतीक है। यह भूतों से भरा है और यह चंगा करने वाला है। यह कर्नल के जुनून का नतीजा है और दुनिया के जमा हुए शोक का भौतिक रूप ले लेना है। घंटी फिर बजेगी। यह हर शाम 7:47 बजे बजती है और यह तब तक बजती रहेगी जब तक दुनिया में ऐसा गम है जिसकी गवाही चाहिए। शायद यह अभी इसी वक्त आपके घर में बज रही है। शायद आपने इसे हमेशा सुना है पर नहीं जाना कि यह क्या है। अगर आप वो आवाज सुने, अगर आप वो पुकार सुने, तो मैं चाहता हूँ कि आप जान ले कि लाल दरवाजा डरने की चीज नहीं है। यह कोई श्राप या भटकन या अलौकिक दखल नहीं है। यह एक न्योता है। यह दुनिया का रहम है। यह आपका भूत है जो याद किए जाने की गुहार लगा रहा है। कोई होगा जो आपके गम को थामेगा और आपके नुकसान को स्वीकारेगा और आपसे कहेगा कि आपके मुर्दे मायने रखते थे, कि उनका जीना मायने रखता था, कि उनके अस्तित्व ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। यही लाल दरवाजे देते हैं। यही घंटियां हमेशा से पुकारती आई हैं।